जैसे कि पिछले शीर्षक में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने तथा राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने को लेकर संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कर्नाटक में 3 युद्ध हुए, जिन्हें हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। और जब ये कर्नाटक युद्ध हो रहे थे तो उसी दौरान बंगाल में भी अंग्रेज अपने राजनीतिक प्रभाव को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। बंगाल में किस तरह प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभाव स्थापित हुआ, इस पर चर्चा करने से पूर्व हम यह जानना चाहेंगे कि किस तरह बंगाल में अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया, किस तरह अपनी कोठियां अर्थात गोदाम वहां पर स्थापित किए, उनकी सुरक्षा के लिए सैनिक रखे, अपने रक्षक दल नियुक्त किए, बाद में जो रक्षक दल एक सेना में परिवर्तित हो गए। इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हम जब अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कोठी मीन्स प्रथम जो गोदाम, उनका जो सामान होता था, जो भारत से वे सामान खरीदते थे और उस सामान को इंग्लैंड भेजते थे, तो भारत से वो जो सामान इकट्ठा करते थे उसको एक गोदाम कोठी में रखते थे। क्योंकि आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो उस समय वे भारतीय माल को खरीद कर उसको इंग्लैंड ले जाकर वहाँ यूरोप में इंग्लैंड में उस माल को बेचते थे। उस समय इंग्लैंड या यूरोप का माल भारत नहीं आता था, बल्कि इंग्लैंड से सोना चांदी मुद्रा के रूप में भारत आता था और भारत से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं या तमाम जो उनके गर्म मसाले, रेशम, तमाम इस तरह की जो चीज़ें उनकी आवश्यकता के लिए महत्वपूर्ण थी, उनको खरीद कर वे इंग्लैंड ले जाते और इंग्लैंड तथा यूरोप में उन वस्तुओं को बेचते थे। तो इस तरह उस समय इंग्लैंड का धन भारत आता था, न कि भारत का धन इंग्लैंड जाता था। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह ये सारे समीकरण उलट गए। तो मैं कह रहा था कि किस तरह बंगाल में अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में हुगली के किनारे, हम कहीं हुगली में, अपनी प्रथम कोठी अर्थात प्रथम गोदाम स्थापित किया 1651 ईस्वी में। और उसके बाद क्या हुआ कि जो शाहजहां का पुत्र था उस समय, शाह शुजा, वह उस समय बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का सूबेदार था, और उसने अनुमति दी, शाह शुजा ने अनुमति दी अंग्रेजों को अपना गोदाम बनाने की। और इस तरह शाह शुजा की अनुमति से अंग्रेजों ने अपना प्रथम गोदाम या प्रथम कोठी बंगाल में या हुगली में स्थापित की। अब संयोग से क्या हुआ कि उस समय जो मुगल राजवंश की महिला थी, वो जब बीमार हुई तो एक अंग्रेज डॉक्टर बॉटन ने उसकी चिकित्सा की। और उसकी जब डॉक्टर बॉटन ने उस मुगल वंश की महिला की चिकित्सा की तो उससे प्रसन्न होकर मुगल सूबेदार ने क्या कर दिया, अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी या अनुमति दे दी। अब देखो, डॉक्टर बॉटन ने महिला की चिकित्सा की और इससे प्रश्न होकर बंगाल के सूबेदार ने क्या कर दिया, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में 3000 रुपये उनको वार्षिक कर चुकाना था और पूरे साल भर वो क्या कर सकते थे, मुक्त व्यापार, माने कहीं भी व्यापार कर सकते थे, उनको कोई चुंगी उसके अलावा अब नहीं देनी थी। एक मुश्त 3000 जमा कर दिए, फिर साल भर व्यापार करते रहो, उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था उनको। फिर क्या हुआ, 1698 ईस्वी में जो उस समय बंगाल का सूबेदार था अजीम उस शान, उसने अंग्रेजों को सुतानती, कालीघाट और गोविंदपुर उस जगह का नाम है जहां आज वर्तमान कलकत्ता जो बसा हुआ है, उसका पुराना नाम गोविंदपुरी है। तो जो
ये जो स्थान थे या ये जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों की जमींदारी जो है अजीम उद ने अंग्रेजों को दे दी। माने इस तरह अंग्रेज बंगाल में जमींदार बन गए, माने एक प्रकार से शासक बनने की दिशा में आगे बढ़ गए या अग्रसर हो गए। अब अंग्रेजों को केवल इन 3 क्षेत्रों के लिए 1200 रुपये अपने पुराने मालिकों को देने थे, जो जिनके अधीन पहले इन क्षेत्रों की जागीरदारी थी या जमींदारी थी। और देखो अंग्रेज क्या बन गए, इस तरह 3 क्षेत्रों के जमींदार बन गए। एक प्रकार से शासन में उनका वर्चस्व स्थापित होने का प्रारंभ हो गया। और 1717 ईस्वी में जब फर्रुख सियर बादशाह बना, तो उसने जो भी रियायतें उससे पहले अंग्रेजों को दी गई, जैसे मुक्त व्यापार की या जो जागीरदारी, और इस तरह इसके अलावा अंग्रेजों ने जो बंगाल में जगह जगह अपनी कोठियां स्थापित कर दी थी, तो इन सब जो पुराने उनको अधिकार दिए गए थे, इन सब की पुष्टि फर्रुख सियर ने कर दी। और इस तरह हम समझ सकते हैं कि बंगाल में अंग्रेजों का एक स्थायी ठिकाना या उनका प्रभाव बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त हो गया। अब हम चर्चा करते हैं बंगाल की स्थिति पे, जो जिस कारण प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के युद्ध से पूर्व जो बंगाल की स्थिति थी उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। कि 1741 ईस्वी में जो पहले बंगाल का सूबेदार था सरफराज खां, उसके विरुद्ध विद्रोह करके जो बिहार का नायब सूबेदार था अलीवर्दी खां, उसने सरफराज खां के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं जो है फिर अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। और बाद में अलीवर्दी खां ने, उस समय जो सम्राट था, बादशाह था, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, उसको एक बड़ी मात्रा में धन दिया और उस धन के बदले एक पुष्टि पत्र, एक कंफर्मेशन लेटर उसने प्राप्त कर लिया कि अब वो बंगाल का नवाब है। और इस तरह वह अलीवर्दी खां अपनी चतुराई से या हम कहें अपनी योग्यता से बंगाल का नवाब बन गया। अब उसने फिर मराठों से टक्कर ली और अन्य क्षेत्रों से उसने अपना साम्राज्य एक प्रकार से अपना क्षेत्र सुरक्षित रखने का प्रयास किया। मराठों से उसका संघर्ष होता रहा। इसी बीच जब अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब था, तो इस दौरान जो है कर्नाटक का युद्ध चला था। और कर्नाटक का जो युद्ध था, उस युद्ध के दौरान ये स्पष्ट हो गया था कि किस तरह यूरोपीय कंपनियां क्या कर रही हैं, भारतीयों के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करके अपना प्रभाव बढ़ाकर अपना एक प्रकार से प्रशासनिक महत्व या हम कहें एक राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर रही हैं। तो जो अलीवर्दी खां के कुछ शुभचिंतक थे, उन्होंने अलीवर्दी खां को कर्नाटक की घटनाओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया और उन्हें बताया कि किस प्रकार कर्नाटक में जो विदेशी कंपनियां थी, उन्होंने सत्ता पर अधिकार कर लिया। तो इस ओर जब उसे आगाह किया गया कि वो सतर्क रहे इन विदेशी कंपनियों से, इन अंग्रेजों से, फ्रांसीसियों से, तो अलीवर्दी खां ने कहा कि अंग्रेज मधुमक्खी के समान हैं, यदि उन्हें नहीं छेड़ेंगे तो वे शहद देंगे और यदि छेड़ेंगे तो वो काट खाएंगे। अर्थात अंग्रेजों को अलीवर्दी खां ने किसी प्रकार अपने लिए खतरा नहीं समझा। इसका परिणाम यह हुआ कि कालांतर में अंग्रेज एक समस्या खड़ी करके बंगाल के नवाबों के लिए, सिराजुद्दौला जो बाद में अलीवर्दी खां का पोता सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। और जब सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बना, तो प्रारंभ से ही सिराजुद्दौला को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे उसका मौसिरा भाई जो पूर्णिया का नवाब था शौकत जंग, वह भी बंगाल की गद्दी के लिए दावेदारी कर रहा था। उसकी मौसी घसीटी बेगम उसके लिए तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी कर रही थी। और इसी बीच एक बड़ी समस्या जो कि अंग्रेज अपना प्रभाव बढ़ाने में लगे हुए थे, अंग्रेजों ने जो फोर्ट विलियम था कलकत्ता में, उसकी किलेबंदी कर ली। क्योंकि उस समय कलकत्ता, जिसे हम गोविंदपुर भी कह रहे हैं, वो सिराजुद्दौला के अधीन था। तो बिना नवाब की अनुमति के अंग्रेजों ने जब फोर्ट विलियम की किलेबंदी की, तो नवाब ने इसको एक प्रकार से अपनी आज्ञा का उल्लंघन माना। और अपनी आज्ञा का उल्लंघन होते देख सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक अभियान किया। उसने फोर्ट विलियम को घेर लिया 15 जून 1756 को, और 5 दिन के घेरा डालने के पश्चात अंग्रेजों ने किले को
नवाब के सुपुर्द कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और सिराजुद्दौला ने क्या किया, उस किले को अपने अधीनस्थ माणिक चंद को सौंप करके वह मुर्शिदाबाद लौट आया। अब क्या हुआ, यहां तक तो ठीक था, लेकिन इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना आती है, ब्लैक होल की घटना। कहा जाता है कि जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार किया तो उसने क्या कर दिया, फोर्ट विलियम में जो लोग बच गए थे 146 लोग वो बंदी बनाए गए, और उन सब बंदियों को 14 फुट 10 उन सब बंदियों को 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े एक छोटे से कमरे में 146 बंदियों को रखा गया। ये अंग्रेजों का कहना है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये घटना कई इतिहासकारों की मतानुसार ये कपोल कल्पित है, मानी काल्पनिक घटना है। क्योंकि इस घटना का उल्लेख जो है, जो तत्कालीन इतिहासकार हैं सीआर मुतखरीन के लेखक हैं, उन्होंने भी इसका उल्लेख नहीं किया है। हाँ, अंग्रेजों ने इस घटना का बढ़ा चढ़ाकर उल्लेख किया कि इस तरह एक अमानवीय कृत्य बंदियों के साथ किया गया। इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। और ये अगर हम इसकी कल्पना करें तो ऐसा लगता है कि संभव नहीं है कि एक छोटे से कमरे में जो 18 फुट लंबा और 14 फुट चौड़ा हो, उसमें 146 लोग रखे जाएं। ये एक अतिशयोक्तिपूर्ण भी लगता है। लेकिन जो घटना अंग्रेजों ने इस घटना का जो वर्णन किया, वो कहते हैं कि इनको जो है 20 जून को बंद किया गया 146 लोगों को, और जब दूसरे दिन सुबह उनको खोला गया तो उनमें केवल 23 व्यक्ति जीवित बचे, बाकी 123 दम घुटने से या दब जाने से मर गए। अब इस घटना का अंग्रेजों ने बड़ा दुष्प्रचार किया कि देखो नवाब ने अमानवीय कृत्य किया है, नवाब का नीतियां ठीक नहीं हैं। जबकि इस घटना का जो रचयिता है, जिसने इस घटना की कल्पना की या इस घटना का जिसने उल्लेख किया, जिसने अंग्रेज ने, वो हॉलवेल को ये माना जाता है कि उसने इस घटना का एक प्रकार से प्रचार किया, इस घटना की एक प्रकार से रचना की। और वो कहता है कि मैं वो भी स्वयं इस घटना में से जो जीवित बचे उन 23 व्यक्तियों में से एक था। जबकि जैसे मैंने बताया कि जो समय का मुस्लिम इतिहासकार था गुलाम हुसैन, उसने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस घटना का इतना दुष्प्रचार किया नवाब के विरुद्ध, अपनी कूटनीति को सही ठहराने के लिए, अपने धोखे को सही ठहराने के लिए, कि नवाब ने ऐसी घटना किया, ऐसा कुकृत्य किया, ऐसा अमानवीय कार्य किया। तो इस तरह क्या हुआ कि प्लासी के युद्ध से पूर्व अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य एक प्रकार से मतभेद पैदा हो गए, या हम कह सकते हैं एक प्रकार शत्रुता के बीज तैयार हो गए। और बाद में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के जो करीबी थे, जो उसके खास व्यक्ति थे, उनको अपनी ओर मिलाया, जिनमें माणिक चंद और जो मीर जाफर और अन्य जो जगत से ये जो सम्मिलित थे, उनमें महत्वपूर्ण व्यक्तियों में उनको अपनी ओर मिलाया, और जिसका परिणाम हम आगे प्लासी के युद्ध के रूप में देखते हैं। अगले शीर्षक में हम प्लासी के युद्ध के संदर्भ में चर्चा करेंगे।